अच्छा, अब हम लास्ट अगर आप देखेंगे ना, तो हमने ये पढ़ रहे थे वन वे नोवा, तो हम इसको अप्लाई कर रहे थे। इसी की कुछ एजम्पशंस थी जो रहती थी, तो मैं उस एजम्पशंस पे चलता हूँ। ठीक है, अब थोड़ी सी पहले इसके एजम्पशन ज़रा रिकॉल करें। एनोवा था कि आपके पास एक ही ग्रुप है, आपके पास, हाँ ये तो रिपीट मेरी एनोवा है, सॉरी। ओ वन वे नोवा की बात करें, एक मिनट में वन वे नोवा खोलता हूँ, ये नोवा था। तो इसकी एजम्पशंस ये हैं कि आपके पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा जो कि बायनॉमियल नहीं होगा। बायनॉमियल का मतलब है उसकी दो कैटेगरीज होंगी, उसकी अब तीन या तीन से ज़्यादा होंगी। और एक आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जो कि कंटिन्यूस होगा। सो अगर आप उस डिपेंडेंट वेरिएबल को उसके क्रॉस मेयर करना चाहते हैं, तो आपका जो टेस्ट लगेगा दैट इज एनोवा। वन वे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। अगर आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो आपके ये वन वे टू वे इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और इशू है। अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास तीन ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं, पहले इसको समझिएगा फिर इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपके पास है ट्रीटमेंट ग्रुप ए, बी और सी। तो आपके पास ये तीनों डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं, ये तीन डिफरेंट ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं। इनको नाम भी दे दें। मैं अगर मैनुअल थेरेपी में चलूँ तो इनको मैं नाम देता हूँ मोबिलाइजेशन का, एक को मैं नाम देता हूँ मोबिलाइजेशन का, एक को नाम देता हूँ मैं मैनिपुलेशन का, और एक को नाम देता हूँ स्ट्रेचिंग का। ये तीन डिफरेंट टेक्निक्स हैं पूरी पूरी। सो आपके पास एक पेशेंट आ रहा है टेनिस एल्बो का। सो एक को आप मोबिलाइज कर रहे हैं, एक को आप मैनिपुलेट करेंगे और एक को आप क्या करेंगे। सो आपका हाइपोथेसिस क्या है इसमें? आप इसमें ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें से सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है, सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी है। ठीक है, ये तो आपका हाइपोथेसिस क्लियर हो गया। सेम एक और हाइपोथेसिस बनाएं। अब आपके पास ट्रीटमेंट ग्रुप्स तीन नहीं है, बस चले तीन ही है। एक ग्रुप है जिसको कोई थेरेपी नहीं दी जा रही, कोई थेरेपी, एक ग्रुप को कोई थेरेपी नहीं दी जा रही, उसको हम कंट्रोल ग्रुप कह रहे हैं। एक ग्रुप को दिया जा रहा है मैनिपुलेशन और एक ग्रुप को दिया जा रहा है मोबिलाइजेशन। इसमें आपका हाइपोथेसिस ये है कि आपने ये प्रूव करना है कि मैनिपुलेशन बेहतर है या मोबिलाइजेशन। और प्रूव कैसे करेंगे कि उसको कंपेयर करेंगे किससे? कंट्रोल से, जो उसको कुछ नहीं दिया जा रहा। देखेंगे कंट्रोल से कंपेयर किया तो मैनिपुलेशन में इतनी पेन कम हुई, मोबिलाइजेशन में इतनी हुई। सो वो तीन ग्रुप्स तो हैं, तीन ग्रुप का आपको एनालिसिस तो करना है, लेकिन उसमें आपका ये भी एनालिसिस भी अब रिक्वायर्ड है कि आपका हर ग्रुप का उस कंट्रोल से एनालिसिस भी हो। सो ये तीन ग्रुप्स तो अभी भी हैं, दोनों केसेस में तीन, पहले में भी तीन ग्रुप्स थे, लेकिन पहले में आपका कंट्रोल नहीं था, आपका कंट्रोल नहीं था कोई। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अच्छा, अब इस फिनोमेना को यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। सो हमारे पास एक कैटेगरीज हैं, सॉरी क्रिएटिनिन की कैटेगरीज हैं, ये तीन कैटेगरीज हैं और इसको हम हीमोग्लोबिन से कंपेयर करते हैं। तो हम एनालाइज में जाएंगे, कंपेयर मीन्स में दिस इज वन वे नोवा। अब वन वे नोवा में जाते हैं तो सबसे पहले आप हीमोग्लोबिन को डिपेंडेंट में डालते हैं और क्रिएटिनिन कैटेगरीज को फैक्टर में डालते हैं। ये मैं ऑप्शन अनचेक कर रहा हूँ, बाकी कोई ऑप्शन में अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन में जाके सिर्फ मैं डिस्क्रिप्टिव को ओके करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए। सो हमारे पास क्रिएटिनिन की तीन कैटेगरीज हैं, वो नीचे लिखी आ रही हैं, ऊपर भी लिखी आ रही हैं। ये देखिए कैटेगरीज, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। तो एक में 12 है, एक में 11 है, 27 है। दैट मीन्स टोटल 15 के मीन बताया गया है, ड्यूरेशन बताया गया है, लोअर बाउंड ऑफ अमाउंट, मिनिमम और मैक्सिमम बताया गया है। ठीक है, अभी देखिए नोवा लगा हुआ है। नोवा को ये बता रहा है कि इन तीन कैटेगरीज के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, टोटल ओवरऑल बता रहा है। और वो कहाँ से पता लग रहा है? पी वैल्यू से, जो कि लेस देन 0.005। इसको लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि मैं कहूँगा कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ व्हाट, हीमोग्लोबिन अक्रॉस थ्री कैटेगरीज। ये आप वर्डिंग है, ये आप उसको अपने तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई हदीस नहीं है। अक्रॉस थ्री कैटेगरीज ऑफ क्रिएटिनिन विद, अगर आप देखेंगे एफ, एफ का अगर आप देखेंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। पहली कौन सी? 2, उसके बाद 47, उसके बाद उस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर इज इक्वल टू एफ की वैल्यू लिखेंगे
और फिर क्या लिखेंगे की वैल्यू। ये चीज इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। आपको पता है कि मैंने इस टेबल से क्या चीज पिक करनी है, हर चीज पिक करने वाली नहीं है लिखने के लिए। तो आप देखिए डॉक्यूमेंट डी में आपको वो चीज एग्जैक्ट लाइन बता रहा हूँ जो आप आर्टिकल में भी लिख सकते हैं। आर्टिकल में आप देखेंगे ये कुछ नहीं लिखा होगा, एग्जैक्ट ये एफ की वैल्यूज लिखी होंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी होंगी, एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू होगी और की वैल्यू होगी। ठीक है, सो ये तो बड़ा सिंपल है अभी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, अब इसी में क्वेश्चन आ रहा है, मुझे तो ये कंपैरिजन भी चाहिए कि कैटेगरी की पहली कैटेगरी का दूसरे से कितना फर्क है। कैटेगरी की जो पहली कैटेगरी है ना, कैटेगरी वन है, कैटेगरी वन क्या है 1.5 से 3, और दूसरी कैटेगरी कौन सी है 1 से 5, और तीसरी कौन कैटेगरी की है लेस देन ग्रेटर देन 5। सो मेरे पास तीन कैटेगरीज हैं 1 2 3, मैं इनको लेवल कर देता हूँ। एसपीसी भी यही कर रहा है, पहली को पहले लेवल करता है, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा। सो पहले अगला क्वेश्चन, इन तीनों में तो फर्क है। अच्छा, इन तीनों में फर्क इसलिए भी आ सकता है कि इनमें से किसी एक में बहुत ज्यादा नीचे फर्क होगा तो वो सब में फर्क बता रहा है, ये आपको एक्चुअल डिफरेंस नहीं बता रहा। अब आपको एक्चुअल डिफरेंस की तरफ आना है। अब हमें ये देखना है कि पहले का दूसरे से कितना डिफरेंस है, पहला पेयर पहले का तीसरे के साथ कितना डिफरेंस है, और दूसरे का तीसरे के साथ। तो इसमें तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो आपको इस तरह भी एनालिसिस करके बताना है कि इसमें मल्टीपल एनालिसिस कैसे हो सकते हैं। इस चीज के लिए इसी के अंदर एक और टेस्ट लगता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट हॉक। इसको हम कहते हैं पोस्ट हॉक एनालिसिस, इसी के अंदर ही है। अभी मैंने एक्टिवेट नहीं किया था जान के, ताकि मैं आपको बता सकूं पहले पोस्ट हॉक है क्या। अब मैं दोबारा ये टेस्ट रन कर रहा हूँ विद पोस्ट हॉक, ताकि आपको ये क्लियर हो। अभी देखिए एनालाइज में कंपेयर मीन्स में वन में नोवा सब कुछ सेट है, ये लिखा हुआ है पोस्ट हॉक। पोस्ट हॉक को क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसमें से मल्टीपल, अब देखिए कितनी ऑप्शन है, एलएसडी है, बॉर्न फिरना है, साइडक है, ये मल्टीपल ऑप्शन है। इनकी डिफरेंट एजम्पशन है। आपको मैं सिर्फ अभी दो ही बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से दो एजम्पशन चूज कर सकते हैं, दो। पहली एजम्पशन कौन सी है, टुकीज, ये टर्की नहीं है, ये टुकी है। ठीक है, पहली एजम्पशन है टुकीज, और दूसरी एजम्पशन है उसका नाम है डेनेट। डेनेट, डोनेट नहीं, डेनेट, ये लिखी हुई है। अब मैं इन दो एजम्पशंस की आपको बता देता हूँ कि इनकी वजह क्या चूज करने की। अब मैं डेनेट को अनचेक कर रहा हूँ। अब देखिए टुकीज, अगेन आपका हाइपोथेसिस क्या है, आपके पास तीन ग्रुप्स हैं और आप इन तीन ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। आपका कंसर्न ये नहीं है कि एक ग्रुप इसमें से कंट्रोल है, मैं हर को कंट्रोल से कंपेयर करूं। अब मैं पहले एग्जांपल सुनिएगा, पहले एग्जांपल और ये एग्जांपल सेम बन रही है। पहले एग्जांपल में मेरे पास तीन ग्रुप्स है, मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग, मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन और स्ट्रेचिंग। सो इसमें मेरा कंपैरिजन बन रहा था कि मैं पहले का दूसरे के साथ करूं, दूसरे पहले का तीसरे के साथ करूं, और दूसरे का तीसरे के साथ। इसमें मेरा ये कोई नहीं था कि मेरा एक कंट्रोल है मैं हर एक का कंट्रोल के साथ करूं। दूसरा केस था कि मेरे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसको कोई ट्रीटमेंट। अब मेरा एनालिसिस है कि मेरा पहले का इसके साथ हो, दूसरे का इसके साथ हो। इन दोनों का कंपैरिजन मेरा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इनका है ही नहीं। मैं ये चेक करना चाहता हूँ एक बंदे को कुछ नहीं मिला और एक को मोबिलाइजेशन मिली, कितना फर्क पड़ा, और एक बंदे को कुछ नहीं मिला, एक को मैनिपुलेशन मिली, कितना फर्क पड़ा। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आप जो एजम्पशन चूज करेंगे उसका नाम होगा डेनेट। सो डेनेट आप तब चूज करेंगे जब आप इन तीन ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें से एक कौन सा ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, और आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने कंट्रोल से कंपेयर करना है। अब ये देखें, ये देखें, जो ही मैं डेनेट को क्लिक करता हूँ ये मुझसे पूछना शुरू करता है क्या ये जो आपने पूरी कैटेगरीज बनाई है इसमें कंट्रोल पड़ा कहाँ है, लास्ट में है या फर्स्ट में है। जो आपने तीन ग्रुप इसे दिए हैं, आपने 1 2 3 लेबल किया हुआ है ना इसे, तो आपका कंट्रोल या फर्स्ट पे पड़ा है या लास्ट पे पड़ा है। तो ये आपसे पूछना शुरू करेगा, क्योंकि ये बताना पड़ेगा कि ये कंट्रोल है इसमें से। ठीक है, अब जो ही मैं डेनेट को अनचेक करता हूँ ये कंट्रोल कैटेगरी भी खत्म कर देता है। सो आपसे कंट्रोल कैटेगरी तब पूछता है जब आप डेनेट को चूज करते हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी, आपका तीनों का कंपैरिजन का ऑब्जेक्टिव है और इसमें से कोई कंट्रोल नहीं है। अब टेस्ट कौन सा ये लगेगा, टर्कीज, पोस्ट हॉक में टर्कीज। अब ये मल्टीपल भी है, एलएसडी है, डंकन भी है,
बॉर्नफिन है, साइडेक है, ये बहुत ज़्यादा है इसमें, इसको छोड़ दें। ये हमारी जंक्शन है, हमारी हेल्थ में दो जंक्शन आने वाली हैं, तो ये या तो आप उसको एक कंट्रोल से कंपेयर करेंगे या किससे, इन तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो इस केस में मैं ये टोकेज लगा रहा हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ, ऑप्शंस में जाता हूँ और कोई मुझे ऑप्शंस इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू करता हूँ और ओके करता हूँ। सेम एनालिसिस दोबारा रिपीट हुआ, ये देखें, ये डिस्क्रिप्टिव, ये नोवा। अब नीचे देखिए क्या आ गया, मल्टीपल कंपैरिजन, गुड। अब उसने क्या किया है, स्पेसिस ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। उसने पहले एक ऑप्शन को यहाँ रखा, ये पहले ऑप्शन, और बाकी दो को कहाँ रखा, यहाँ पे रखा। इसको उसने लेबल कर दिया आई और इसको लेबल कर दिया जे, जस्ट अपनी कन्वीनियंस के। उसने यहाँ पे लिखा मीन डिफरेंस, ऊपर क्या लिखा है, आई माइनस जे, सो दिस माइनस दिस, जितना हीमोग्लोबिन इनका था उसको माइनस किया गया, इनके साथ डिफरेंस नहीं आया। क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है? यस। नेक्स्ट ये हो गया वन का टू के साथ कंपैरिजन, अब वन का थ्री के साथ कंपैरिजन, ये डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इसने टू को यहाँ रखा और कंपेयर किया वन से, सो वन का टू से कंपैरिजन या टू का वन से कंपैरिजन सेम आएगा, लेकिन साथ क्या आएगा, तो मुझे तो ये तो नहीं चाहिए था ना, मुझे वन का टू से मिल गया, टू के वन से, तो बात तो एक ही है, मुझे वन का टू से मिल गया, वन का थ्री से मिल गया, अब मुझे किसका चाहिए था, टू का थ्री से, दिस इज टू। इसने आपको एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हैं, अब आपने इसमें से चूज कौन सा करना है आपको पता है। ये पूरा टेबल उठा के पेस्ट करने की जरूरत अगेन नहीं है, रेपिटेशन हो रही है, वन का टू और टू का वन दोबारा आ रहा है, वन का थ्री और थ्री का वन फिर आ रहा है, ये रेपिटेशन है। इसलिए कहते हैं कि सारी चीजें पेस्ट करने वाली नहीं है, आपको पता है इसमें से आपने कौन सा कॉलम यूज करना है। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज वन वे रिपीटेड माइरनोवा, ये टेस्ट है। सो हम पहले बाकी वाले बंद करते हैं। मेन डिफरेंस, हाँ। अब जब आपने देखिए पोस्ट हॉक लगा हुआ है, पोस्ट हॉक में भी पी वैल्यू निकली थी, पोस्ट हॉक में पी वैल्यू आ रही थी, तो वो पी वैल्यू किससे आ रही होगी, कौन सा टेस्ट लगा होगा, पोस्ट हॉक में अभी हमने पढ़ा था, मैंने बंद कर दिया वैसे। पोस्ट हॉक में उसने वन के साथ टू का कंपैरिजन किया, पेड़ क्यों, इंडिपेंडेंट लगा हुआ है, इससे तो वर्ड यूज किया था कि इंडिपेंडेंट की एक्सटेंशन क्या है, एनोवा, तो उसी में भी तो देखें तो मल्टीपल कंपैरिजन में क्या लग रहा है, इंडिपेंडेंट। अभी हम कौन सा टेस्ट पढ़े, रिपीटेड मेयर एनोवा, इसकी ये एक्सटेंशन किसकी है, पेड़ की, इसके अंदर अगर मैं मल्टीपल कंपैरिजन में जाऊंगा तो टेस्ट कौन सा लग रहा होगा, पेड़ लग रहा होगा। इसलिए कहते हैं ये एक्सटेंशन है, बजाय कि आप बार बार वो कैटेगरी चूज करके और पेड़ लगाते, वो इंडिपेंडेंट लगाते, उसने अपने अंदर ही आपको मल्टीपल से वो पेड़ दे दिया, मल्टीपल कंपैरिजन से आपको पेड़ वो दे रहा है, इंडिपेंडेंट भी दे रहा है और पेड़ भी दे रहा है। अब आप ये कैटेगरीज देखिएगा, इसको हम शुरू करते हैं। सो ये हमारे पास पेशेंट्स हैं और ये उनका ना BDI स्कोर है। अब BDI क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, दैट इज बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, ये डिप्रेशन की एक इन्वेंट्री है BDI। सो ये डिप्रेशन मेयर करती है। सो हमारे पास टोटल जो पॉपुलेशन आ रही है दैट इज 77। BDI ऊपर लिखा बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। सो इसका ये एक प्री स्कोर है, फिर इसका 1 मंथ पे स्कोर है, फिर इसका है 6 मंथ पे स्कोर है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री में, क्या डिप्रेशन में ओवर द 6 मंथ कोई डिफरेंस है, तो ये सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आएगा। सो ओवर द 6 मंथ आपने बताना है कि क्या उसमें कोई डिफरेंस है,
फ्रॉम प्री 1 मंथ टू 6 मंथ्स लेके कोई डिफरेंस है। जब आप ये बता देंगे, अच्छा मुझे उम्मीद है कि 6 महीने में डिफरेंस होगा भी। ठीक है, अगर आप ऐसी स्टडी कर रहे हैं जो साल तक जा रही है, उसमें डिफरेंस तो होगा, फॉर श्योर होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा आपका? इसमें हाइपोथेसिस देखें, आप सेट कर लें। आप ट्रीटमेंट में भी देखें, आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट करते वक्त आपने देखा कि आपने उसको 6 मंथ ट्रीट किया, 6 मंथ में डिफरेंस पड़ गया। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आपसे पूछा जाएगा कि आप मुझे हर टाइम पॉइंट का भी डिफरेंस बताएं। फॉर एग्जाम्पल आपने बेस टाइम में वैल्यू ली, फिर 1 मंथ पे ली, 2 मंथ पे ली, 3 मंथ पे ली, 4 मंथ, 5th मंथ और 6 मंथ, ये आप सारी वैल्यूज दे रहे हैं। एक मिनट इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये नंबर कौन सा है? जी सर, 303। अच्छा, अब्दुलरहमान एक नवीद नवीद है, किसी के हाथ में एक बोर्ड मार कर दिया 303 बी। अच्छा, जब आपके पास इसका 6 मंथ्स का डाटा आता है ना, अब आप इसमें सबसे आपसे एक जो क्वेश्चन आएगा, क्या आप मुझे हर टाइम पॉइंट का एनालिसिस बताएं। फॉर एग्जांपल पेन है, तो पेन बेस लाइन पे थी, बेस लाइन से 1 मंथ में मैंने चेक किया तो वो डिक्रीज होगी। ठीक है, 1 मंथ से मैंने 2 मंथ पे चेक किया तो वो और डिक्रीज होगी, 2 से 3 भी डिक्रीज होगी, 3 से 4 भी डिक्रीज होगी, 4 से 5 डिक्रीज नहीं हुई, सेम रही, और 5 से 6 भी क्या रही। अब आप इसको ओवरऑल देखें, बेस लाइन तो 6 मंथ देखेंगे तो ये डिक्रीज ही है। एक्चुअली पेन डिक्रीज हुई सिर्फ पहले 4 माह, बाकी 2 माह पेन डिक्रीज। इससे आपको क्या फायदा होता है? इससे ऐसा पता करने से आपको फायदा क्या होगा कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो 4 माह के लिए तक ही क्या था, इफेक्टिव था, वो अगले 2 माह इफेक्टिव। अगर आप ट्रीटमेंट ना भी देते तो पेन कम नहीं होगी। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। कुछ देखें, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ऐसा होता है। यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा होता? देखिए, आप ओवरऑल बाहर ये काम इंश्योरेंस से लिंक्ड होता है। किस लिंक्ड है? इंश्योरेंस से। सो आपको नंबर ऑफ सेशंस की रिम्बर्समेंट होनी है, और किसने देनी है? गवर्नमेंट ने देनी, जो आप इंश्योरेंस कंपनी को आप पे करें। तो आपको शोल्डर में दर्द है तो वो आपको क्या कहेंगे कि आप 6 महीने के लिए फिजियोथेरेपी कराएं। ये वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है कि इतने सेशंस में बेहतर होगा। 6 महीने से करवा लें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। सो ये चीज़ें हमें, वो कहते हैं कि आप ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हालांकि पेन में कोई इम्प्रूवमेंट, तो आप सेशन तो दे रहे हैं, तो ये ओवर एक्सपेंडिचर है कॉस्ट का, टाइम का। वो कहते हैं इस चीज़ को आप प्रिवेंट करें। इसलिए आप इसको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें ना। अक्सर होता ऐसा ही है कि आपने डाटा, अगर ये खास तौर पे न्यूरो और पीड्स की केस में बताता हूँ, यहाँ पे ना क्योंकि ऐसे आउटकम है कि इनकी रिकवरी बहुत स्लो है। न्यूरो में आप ऐसे नहीं कह सकते, स्ट्रोक का पेशेंट लिया मैंने कल परसों और 1 महीने में वो दौड़ना शुरू हो गया, इलॉजिकल है ना। पीड्स में भी देखें तो डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं बच्चों में, ओवर दैट टाइम की बड़ी लंबी कहानी है। उसमें बच्चे पे सबसे बड़ा एतराज ये होता है कि उसने एक आउटकम ये लिया स्टार्ट में और एक लिया एंड पे। ये बीच वाले, अच्छा बीच में पेशेंट ऐसे नहीं है कि वो स्टार्ट में आया था और आखिर में 6 महीने आया, बीच में वो रोज आ रहा है पेशेंट। वैसा मैं आया हूँ। नहीं, 303 में आ जाइएगा ऊपर, 303। सो इसमें
अब इस केस में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ स्टार्ट में लेता है और एंड पे लेता है, सिर्फ एक काम को बचाने के लिए। वो काम क्या है कि मेरा टेस्ट कौन सा लगे, पेयर्ड, क्योंकि मैंने दो वैल्यूज ली हैं। वो बीच में जान की वैल्यूज नहीं लेते, हालांकि वो वैल्यूज लेना ज्यादा फिजिबल है। आप बजाय के दो पॉइंट्स में ग्राफ बताएं, आप उसको ग्राफ में अगर 6 पॉइंट में बताएंगे तो वो ज्यादा सूटेबल है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो अब हम यहाँ जो टेस्ट अप्लाई करेंगे उस टेस्ट का नाम क्या है, रिपीटेड मयरनोवा। ठीक है, अब आप देखिएगा कि हम इसको एनालाइज करते हैं, और इसमें रिपीटेड मेजर नहीं कहीं लिखा होगा, एनोवा का कहीं वर्ड जिक्र नहीं होगा, तो इसमें ये जनरल लीनियर मॉडल के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है रिपीटेड मेजर। जनरल लीनियर मॉडल के अंदर लिखा हुआ है रिपीटेड मेजर। सो इसको आप क्लिक करेंगे। अच्छा, ये आपसे फैक्टर पूछेगा कि आप यहाँ पे कौन सा फैक्टर एंटर करना चाहते हैं। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए आप उस फैक्टर का नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कौन सा फैक्टर मेजर कर रहा हूँ, डिप्रेशन, और डिप्रेशन किस पे मेजर कर रहा हूँ, बी डी आई पे, तो मैं लिख देता हूँ ये बी डी आई है। ठीक है, इसके लेवल्स कितने हैं, 3। तो यहाँ पे आप इसको 3 लिखते हैं, इसको ऐड करते हैं। आप अगर यहाँ पे लेवल चेंज कर देंगे तो ये आपको आगे ऑप्शन भी चेंज ही बताएगा। सर ये 3 क्यों लिखेंगे कि मैंने बैक डिप्रेशन को कितने पॉइंट पे मेट किया, 3 पॉइंट पे मेट किया। अच्छा चलिए, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एडिट करके इसको मैं 4 कर देता हूँ। हाँ, चेंज करता हूँ। अब आगे देखिए, मैं डिफाइन में जाऊंगा, आगे मुझे ऑप्शन कितने दे रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने पहले कितनी सेट की थी और मेरे पास एक्चुअली कितनी है, ये आपको टेस्ट रन करने नहीं देगा जब तक आप इसकी चौथे ऑप्शन चाहे टेक डालें जो मर्जी डालें, जब तक इसमें ये नहीं ओके को लेबल नहीं करेगा। तो आपको पीछे ही 3 सेट करनी है, क्योंकि आपके पास है ही कितनी, 3 है। सर ये 3 इस तरह से है, एक बेसलाइन है ट्रीटमेंट से पहले, एक 1 मंथ है और एक 6 मंथ है। सो ये तो वेरिएबल है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप यही रखें, आप बेसलाइन रख लें, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ रख लें, ये तो आपने रखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, इसको रीसेट करते हैं दोबारा। एनालाइज में जनरल लीनियर मॉडल रिपीटेड मेजर, और इसमें मैं बीडीआई को इसको 3 कर देता हूँ और इसको चेंज करता हूँ। इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के बाद ये रहा बीडीआई को यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें कि मैं कौन कौन से ऑप्शन इनेबल करता हूँ। मॉडल्स छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रास्ट भी नहीं है, प्लॉट्स अभी नहीं ज़रूरत, पोस्ट हॉक ऑप्शन अभी कोई अवेलेबल ही नहीं है, एस्टिमेटेड मार्जिनल मीन्स। सो मुझे बीडीआई का एस्टिमेटेड मार्जिनल मीन चाहिए और उसका कंपेयर करना है मेन इफेक्ट विद बॉर्न फेर्नॉय करेक्शन। मैं थोड़ा जल्दी बता दिया, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा जाता हूँ। एस्टिमेटेड मार्जिनल मीन्स, इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको आगे जाके, आप जब एनालिसिस होगा इसमें आपको बताऊंगा इसमें क्यों मैंने किया है। सो मुझे, मेरे पास ऑप्शन है एक ओवरऑल की और एक है बीडीआई की, तो मुझे ओवरऑल नहीं चाहिए, मुझे बीडीआई का ही चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, बीडीआई को के मुझे मीन्स चाहिए और इनके मेन इफेक्ट्स भी कंपेयर करने हैं। 1 का 0 का 1 के साथ डिफरेंस, 1 का 2 के साथ डिफरेंस, ये वाला कंपैरिजन भी चाहिए, तो मैंने इसको भी इनेबल कर दिया। अब वो कहता है कि अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी है कॉन्फिडेंस इंटरनल में, तो वो कौन सी करनी है, एलएसडी करनी है, साइडक करनी है, तो हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड बॉन फिरनॉय, ये करेक्शन करनी है। इसको कंटिन्यू करते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, ऑप्शंस में मुझे डिस्क्रिप्टिव चाहिए बस, दैट्स इट। कंटिन्यू करते हैं, ओके करते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गई। अब देखिए पहला टेबल, टेबल वाइज को क्लियर करते हैं, हमने क्या पढ़ना है। सो टेबल में आपको डिपेंडेंट वेरिएबल बता रहा है, आपके पास 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसने उसको लेबल कर दिया 1 2 3। 1 का मतलब है प्री, 2 का मतलब और 3 का मतलब, ये 1 2 3 आगे यूज होना है, इसलिए उसने उसको पहले बता दिया कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्कोर बता दिया, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इसमें टोटल सैंपल साइज कितना है, 77। इसका मतलब ये नहीं कि 77 प्लस 77 प्लस 77, ये वही सेम लोग हैं जो बेस लाइन पे थे, वही सेम लोग असेस हो रहे हैं 1 मंथ पे हो रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीवेरिएट इफेक्ट है, इसको छोड़ दें। अब आता है मॉर्शलेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी, याद आ रहा है जी। ठीक है, तो इसमें मुझे तो नहीं याद आ रहा क्या होता है, अब आप बताइए क्या होगा। अगर मॉर्शलेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी से मुझे क्या नजर आ रहा है और क्या हो रहा है, पहले तो बताइए टेस्ट होता किस लिए था।
गुड, किसमें? इंडिपेंडेंट में। इसी तरह इसमें स्पेसिटी है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं इस टेक्स्ट को सामने देखते हुए क्या लग रहा है कि स्पेसिटी अज्यूम्ड है या नॉट अज्यूम्ड है? फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, आपको कैसे पता लगा? यही टेस्ट मैंने ऑस्की में भी पूछ लेना, ऑस्की में भी आपसे पूछ लेना ऐसे। सर क्या पूछेंगे आप दोबारा? ये टेस्ट का मैं प्रिंट निकाल के रख दूंगा, तो आपने सर बताना अभी है तो वाइवा था, सर वाइवा था, ऑस्की तो थी नहीं, सर वाइवा है। चलिए अभी तो करेंगे। ये आसान नहीं है कि मैं प्रिंट निकाल के रख दूं, आप सिर्फ लिख दें कि ये assumption करेक्ट है या नहीं है। नो सर, ये तो गलत हो गया। अभी देखें तो सही, इसमें क्या नजर आ रहा है? ये वाला, ये वाला। सर इसमें बी वैल्यू कौन से? सर ये वो है, अभी तो वो नीचे आ रहा है ना, रिपीटेड मील जरा छोड़ दो। पहले उसकी assumption तो पूरी करें ना। उसकी assumption थी पहले टेस्ट ऑफ स्पेसिटी, उस टेस्ट को चेक करने के लिए टेस्ट मैंने दैट इज व्हाट। अब इस टेस्ट से देखते हुए मुझे क्या पता लग रहा है कि स्पेसिटी अज्यूम नहीं है, नॉट अज्यूम। गुड, कैसे पता लगा? पॉइंट वैल्यू से अगर 0.005 तो वैल्यू 0.3 वैल्यू 0.05 से कम है नॉट अज्यूम्ड है। तो मैं इसका ऊपर फिर डिटेल आपसे पूछूंगा। 0.05 से कम है, तो अगर मेरी पी वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, अल्फा से कम आ रही है, तो हाइपोथेसिस कौन सा सेट होगा? ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा इस केस में? बोले नाम बोले हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोले। देयर इज इन स्पेसिटी। जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्पेसिटी आया तो इट मींस स्पेसिटी नॉट अज्यूम्ड है। जब डिफरेंस आ रहा है स्पेसिटी में तो अज्यूम नहीं है। तो ठीक है, इसका मतलब है कि ये तो assumption वायलेट होगी। ये तो क्लियर हो गया। तो अपने कहा था कि जब assumption वायलेट होगी तो हमें करेक्शन करनी पड़ेगी ये पीरियड में। तो हम लोगों ने वो दूसरा वाला कुछ पढ़ा। करेक्शन के लिए हमने देखनी है किसकी वैल्यू? एप्सिलॉन। और अगर मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू किससे कम होगी? 0.07 0.7 से कम होगी ईटा की वैल्यू, तो मैं करेक्शन किससे करूंगा? ग्रीन हाउस। अगर ये मेरी वैल्यू 0.7 से बड़ी होती तो मैं किससे करता? 100 से। तो इसमें तीनों वैल्यूज देखिए, 0.7 से बड़ी है, छोटी है, तो करेक्शन कौन सी होगी? ग्रीन हाउस गीजर से। अब ये सिर्फ मुझे बता रहा है कि एक assumption पूरी हो रही है। ठीक। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये तो सिर्फ एजम्पशन थी। अब आते हैं यहाँ से, ये हमने पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ से मैंने कॉलम कौन सा पढ़ना है? मैंने तो करेक्शन की क्योंकि स्पेसिटी तो न्यू नहीं है, तो मैंने कॉलम कौन सा करना है? ग्रीन हाउस। अब सेम वो प्रोसेस है। ग्रीन हाउस का मैंने कॉलम पढ़ा, अब कॉलम देख मुझे पता लगा कि इन तीनों वैल्यूज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मैं वो शेड करूंगा। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बीटेक वैल्यूज फ्रॉम बेसलाइन टू 6 months। टोटल बता रहा है ये आपको टोटल का बता रहा है। इन तीनों वैल्यूज में तीनों में डिफरेंस आ रहा है। अब आगे स्टेटमेंट लिखनी है। आगे लिखेंगे एफ। कौन सी स्टैटिस्टिक्स है? एफ। आगे ब्रैकेट डालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे, 2 लिखने।
कौन कौन से? पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे ये सर हम नीचे वाला क्यों नहीं लिखेंगे? कौन सा? वो जो नीचे अभी आ रहा हूँ ना उसपे। पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिखा जाएगा? 1.29 कॉमा उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा लिखा जाएगा? ये वाला। तो सर 2 क्यों नहीं लिख सकते हम? 2 कौन सा? ऊपर वाला जी स्पेसिफिसिटी ज़्यूम है? नहीं अज्यूम नहीं थी, उसका मतलब है करेक्शन हुई। करेक्शन किससे हुई? तो वो वाला पढ़ना पड़ेगा, उस लॉजिक से को फॉलो करना, पीछे हम इसी चलते हैं। ठीक है, एफ आपके आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है, फिर एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है, ब्रैकेट में एफ की वैल्यू लिखनी है। एफ की वैल्यू कितनी है? 47 पॉइंट। सर ये लिख के बता दें। स्टेटमेंट तो लिख देंगे ना, किसी का डिफरेंस है, तो यहाँ से लिखता हूँ एफ 1.29 कॉमा 152, ठीक है ना? 152 ब्रैकेट इज इक्वल टू एफ की वैल्यू दैट इज 47.093 और आगे लिखेंगे पी वैल्यू लेस देन 0.001। सेम जस्ट लाइक एनोवा। एनोवा में भी काम किया था ना, 2 डिग्री फ्रीडम लिखे थे, एफ की वैल्यू लिखी थी और आगे की वैल्यू। जी इसकी मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आने एरर वो एरर की है, एरर की है, दूसरा कोई चीज। एक्चुअली इसकी जो एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना वो बनती है n माइनस 1। n कितना है? 3। 3 माइनस 1 कितनी बनती है? 2। ये तो तब हम 2 लिखते हैं जब हमारी स्पेसिफिसिटी अज्यूम थी। अब क्योंकि हमारी अजम्पशन वायलेट हो गई तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में करेक्शन हो रही है, वो करेक्शन करके आपको देखिए 1.29 से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली है। वायलेट होना प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको करेक्शन भी करके दे रहा है। वायलेट हो गई अजम्पशन लेकिन आपको करेक्शन करके दे रहा है, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट। अच्छा अब देखें ये एस्टिमेटेड मार्जिनल मीन्स हैं और ये देखें ये अब आपके लिए पढ़ने वाला है, दैट इज पेयर वाइज कंपैरिजन। तो पेयर वाइज कंपैरिजन में मेरे पास वहां पर मैंने 1 2 3 आपको गिनाया था। 1 का मतलब क्या था? बेसलाइन। 1 का मतलब था बेसलाइन। 2 का मतलब क्या था? 1 month 1 मंथ। 3 का मतलब क्या था? 6 months। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक समरी बना लेगा। पहले है 1 का 2 से कंपैरिजन, इट मींस बेसलाइन का 1 मंथ कंपैरिजन। अगर मैं यहाँ से रीड करूँ तो वो सिग्निफिकेंट है। अगला कंपैरिजन 2 का 3 से कंपैरिजन, 2 का 3 से मैं कंपैरिजन देखूं तो वो नॉट सिग्निफिकेंट है। और अगला है लास्ट है 1 का 3 से कंपैरिजन, सिग्निफिकेंट है। अब आपको देखिए डिफरेंस पता लगा। बीडीआई में बेसलाइन से पहले महीने जो डिफरेंस आया वो सिग्निफिकेंट था। बीडीआई में 1 मंथ से लेके 6 मंथ से जो डिफरेंस आया वो सिग्निफिकेंट। अब बीडीआई में हम ओवरऑल देखेंगे 1 से 3 का डिफरेंस तो सिग्निफिकेंट है। इट मींस डिफरेंस तो तीनों को कंपेयर करें तो आ रहा है, तीनों में एक्चुअली कंपैरिजन डिफरेंस कहां पे आ रहा है? सिर्फ यहां पे आ रहा है बेसलाइन से 1 मंथ पे। जो सो इट मींस जो भी आप थेरेपी दे रहे हैं वो यहां की देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जितना डिफरेंस डाल रहा है वो पहले महीने में ही डाल दिया उसने। ये देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आप ये बता रहे हैं डिफरेंस तो आ रहा है। अच्छा इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा? मैं दोनों ग्राफ आपको जस्ट हाइपोथेसाइज करके बता रहा हूं। हमने ग्राफ बनाया, ये बीडीआई का स्कोर है एट बेसलाइन और ये स्कोर है एट 6 मंथ। तो हमने ग्राफ बनाया, ये देखिए ग्राफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब मैंने बताया कि एक और भी वैल्यू है दैट इज एट 1 मंथ। अब ग्राफ ऐसे है, यहां तक तो डिक्रीज है और इसके बाद क्या है? अब देखो ओवरऑल लेके चलेंगे तो क्या है? ये है। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप क्या कर देते हैं बीच में? हाइड कर देते हैं। अब ये समझिए कि आप ये 6 पॉइंट्स हैं, ओवरऑल चलेंगे तो क्या है?
डिक्रीज तो हो रहा है, आप उसको इतना लंबा लेके चल रहे हैं तो डिक्रीज तो हो रहा है। वो बीच में डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, वो सब कुछ करने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद वो यहाँ तक आ गया, बजाय कि उसको एवरी टाइम पॉइंट पे आप लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। सही है, तो उस पे डिपेंड करेगा ना मेजरमेंट्स पे कि हमने 1 मंथ वाली ली है या नहीं। तो क्यों नहीं ली? मेरा अगला क्वेश्चन आता है कि आपके पास पेशेंट 6 महीने आ रहा है, आपने कहा कि आपने उसको 6 महीने ट्रीटमेंट दिया, आप ये भी बताते हैं कि आपने एक हफ्ते में उसको 2 दफ़ा ट्रीटमेंट दिया, तो एक महीने में कितनी दफ़ा हुआ? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। सो 6 महीने में कितनी दफ़ा हुआ? 48 टाइम्स। पेशेंट आपके पास आ रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं वो घर बैठा है। तो जो पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपको असेसमेंट लेने में कितनी देर लगेगी उसकी? असेसमेंट लेते होंगे, लेकिन जान के रिपोर्ट, अगर मैं ऐसे रिपोर्ट करूँ तो मैं टेस्ट कौन सा लगा दूंगा? पेयर्ड। अगर मैं ये 3 टाइम पे रिपोर्ट करूँ तो टेस्ट कौन सा है? रिपीटेड हुआ। इसमें इतना बड़ा झंझट है, तो वो झंझट से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ? अभी भी इसमें देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, असूलन जी इतनी ज़्यादा है, तो आपका ये ग्राफ और ज़्यादा अपीलिंग हो सकता है अगर आप ऐसे ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ ऐसे बनाएं। ये है बेस लाइन 1 2 3 4 5 6। ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है और ये ऐसे ग्राफ हो रहे हैं एवरी टाइम पॉइंट पे। आपको पता लग रहा है कि मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ तक पड़ गया है, यहाँ पर। बाकी इनकी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है? ओवरऑल चलेंगे तो ये एक रिव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपकी स्टडी को रीड करूंगा तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि ये ठीक तो है, मान दिया, लेकिन बीच में क्या हुआ है? तो ये आप वो सारी आप बताइए, ठीक है? याद क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया। अब इनके मैं आपको, अच्छा अब इसी में हम एक और टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है? टेस्ट कौन सा है कि हमें सबसे पहले इसकी assumption भी चेक करनी थी। assumption क्या थी कि स्पेसिटी तो अंदर टेस्ट में यूज होती है, इसके अलावा एक और assumption थी कि टेस्ट लगाना ही है या नहीं लगाना, पैरामीट्रिक लगाना या नॉन पैरामीट्रिक। तो हमें टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, हमें नॉर्मेलिटी का भी टेस्ट आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम नॉर्मेलिटी का टेस्ट लगाते हैं, और टेस्ट किस पे लगाएंगे? BDI बेस लाइन पे लगाएंगे या बाकियों पे भी लगाएंगे? बेस लाइन पे लगाते हैं, ठीक है। मैं जस्ट इन केस आपको मैं दोनों पे लगा के दिखा रहा हूँ, सब पे। इसको हम डिस्क्रिप्टिव में जाके एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोर में मैं ये तीनों वैल्यूज डाल रहा हूँ जस्ट आपकी इंफ्रेंस के लिए। प्लॉट्स, इसको क्लिक करता हूँ। सिर्फ बेस लाइन पे क्यों लगाएंगे नॉर्मेलिटी वाला टेस्ट? इसका कौन आंसर करेगा? ताकि पता लगे डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो तो ठीक है, तो सेकंड 1 मंथ पे क्यों नहीं लगा सकते? उसमें नहीं पता करने की जरूरत है डाटा नॉर्मल। डाटा तो सब में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। क्या? डाटा तो सर सब में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने पहले होंगे उतने बाद में होंगे ना। नहीं, इसका क्या डाटा सिलेक्शन सैंपल है वो नॉर्मल डाटा देखिए, आप इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले तो हाँ, वो आपके इन्होंने एक जो क्वेश्चन किए से मुझे पता, इनकी assumption से लग रहा है कि आपको इसका भी आइडिया नहीं है। देखिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये नहीं है कि डाटा पहले 77 का था, बाद में भी 77 का है। डाटा अभी भी 77 का ही है। उसकी बेल शेप कब बन रही नहीं बन रही? बेल शेप कब कैसी होती है कि डाटा के सेंटर में एक मीन लाया करे, उसके राइट साइड पे भी सेम डाटा और लेफ्ट साइड पे भी सेम डाटा, ठीक है? बेस लाइन पे तो समझ आती है कि ये काम हो सकता है। जब आपने ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, अब तो डिफरेंस आ रहा है। ट्रीटमेंट में डिफरेंस आ रहा है, ट्रीटमेंट की वजह से उन वैल्यूज में भी डिफरेंस आएगा ना। आपने अब ट्रीटमेंट दिया है, चाहे डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, तो वो वैल्यूज के मीन को चेंज करेगा। जब मीन को चेंज करेगा तो ये मोस्ट अनलाइकली है कि अगले वाली वैल्यूज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगी। तो इसलिए अगर आप इस रूल पे भी चलें कि मैंने 3 वैल्यूज हैं, 3 में से मैंने ये देखनी है कि कितनी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी। अगर मेरे पास 4 वैल्यूज हों, 2 नॉर्मली 2 नहीं है, अब मैं क्या करूँगा? तो उसका एक आसान हल है कि आप किस पे टेस्ट लगाएं? बेस लाइन पे, सिर्फ बेस लाइन पे। अभी आप देखें, वैसे तो ये सब में नॉन नॉर्मल है, ये देखिए 0.001 से भी कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है।
और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इसका कौन सा होगा? इसका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है? रिपीटेड मेयरनोवा का। एप्सिलॉन नहीं, बीएड में सारे आ रहे हैं याद। हाँ, बस ये पेपर में वही आना चाहिए जो एक्चुअली है, सारे ना याद है। बोल पड़े। सर हम लगाएंगे फ्राइड में जी, फ्राइड में सर आज इसमें करवा करवा दें, लाएं। कम है। इस केस में चले देखते हैं, पी वैल्यू 0.05 से कम है, कौन सा हाइपोथेसिस? ऑल्टरनेटिव आप बोल लें। There is a significant इन नॉर्मेलिटी, तो देयर इज सिग्निफिकेंट दैट इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप उसका बीच में स्टेप ओमिट कर दें, चाहे अब आप वो निमोनिक याद कर लें कि 0.05 से कम होगी तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट नॉर्मल है, 0.05 से ज़्यादा होगी तो नॉर्मल है। इस तरह कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लेना, या दूसरा ऑप्शन है कि आप ये स्टेप अगर अपने माइंड में प्रोग्राम कर लेना तो आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, इसको रखेंगे तो। इससे मैं आपको ये स्टेप बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ कि आप इसको इस तरह चलें, नहीं तो वहाँ पेपर में भूले होंगे यहाँ ज़्यादा है कम है सर क्या ये है इतना ये क्या है। कंफ्यूज हो जाता है, बार-बार भूल जाता है कि 3 स्टेप, पहला अल्फा से कम है ज़्यादा है, दूसरा हाइपोथेसिस स्टेट करें, तीसरा हाइपोथेसिस आप बोलें, वहाँ ऊंचा ना बोलिएगा पेपर में मतलब आप लिख लें हाइपोथेसिस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपने लिख लिया, लेकिन आप वो बस लिखें किस चीज़ का, नॉर्मलिटी। जब तक आप ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम जो टेस्ट लगाएंगे वो कौन सा है? नॉन पैरामीट्रिक। और नॉन पैरामीट्रिक में हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? मुझे तो इसमें से नहीं आ रहा, कौन सा टेस्ट लगाएंगे? फ्राइड में नहीं, यहाँ पे तो कहीं लिखा नहीं आ रहा फ्राइड में। तो सर हम हाँ, ये लगाएंगे। ये नॉन पैरामीट्रिक के अंदर यहाँ आ रहा है, पहले नहीं ये नॉन पैरामीट्रिक में गया, वहाँ पे आया इसमें लेक्सी डायलॉग नहीं, ये पढ़ेंगे टेस्ट, उसमें नाम लिखे नहीं आ रहे। मतलब ऑल्टरनेटिव्स जो एक जस्ट एस्पेशन एक विंडो बनाई है, ऑलरेडी हम लग नहीं है। सो के रिलेटेड सैंपल्स को क्लिक किया, अब मुझे तसल्ली हुई कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है राइट में, अंदर इसके नाम लिखे होंगे, सो आपको यहाँ से क्लियर होंगे। सो इसको आप नेक्स्ट इसको शिफ्ट करें, और स्टैटिस्टिक्स कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको क्या चाहिए, अब क्वार्टाइल्स चाहिए। क्वार्टाइल्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट जब आपका डाटा नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्योंकि मीन्स की अब आपको ज़रूरत, क्योंकि मीन्स सेंट्रल वैल्यू को अब रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। इसको कंटिन्यू करें, ओके करें। सो ये टेस्ट हो गया, देखें इसमें कोई मॉशलेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, ना करेक्शन है ना मॉशलेज है, सब कुछ डायरेक्ट आपको सिर्फ एक वैल्यू रिपोर्ट है, दैट इज ऑफ chi² और इसकी वैल्यू। अब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं, स्टेटमेंट बोलूं, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन BDI स्कोर फ्रॉम बेसलाइन टू 6 मंथ। आगे आप लिखेंगे chi² की कैसे लिखते हैं? हाउ डू यू राइट chi²? chi² कैसे लिखेंगे? सर पता नहीं। x का एक थोड़ा सी लंबी आम होता है, ये होता है ऐसे chi²।
अब कैश में एग्जैक्ट वैल्यू लिखूंगा, कैश की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये देख कितनी है, अच्छा 98 सॉरी कैश के साथ सबसे पहले ब्रैकेट डालना है और इसका क्या लिखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर इसके साथ वैल्यू लिखनी है, कितनी आ रही है 90 96.180 और आगे लिख दूंगा p वैल्यू लेस देन 0.001। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद आपने कौन सी प्राइस स्केल की वैल्यू ये 96 और कुछ नहीं, ना मार्शलेज ना कुछ चीज, ये टेस्ट ज्यादा आसान है रिपोर्ट करने। सर सपोज हम बायो में बैठे हैं, आप हमें क्या क्वेश्चन देंगे, सपोज किस तरह एक शीट दूंगा, मैं इससे कहूंगा कि इसका एनालिसिस कर दें। पेपर या उस पे लैपटॉप लैपटॉप होगा, मल्टीमीडिया पे लगा होगा, आप कह रहे हो मैं जैसे वहां देख रहा असाइनमेंट थी हूँ उस तरह, क्या, जैसे असाइनमेंट की थी उस तरह की शीट देंगे। हाँ ये भी दे सकता हूँ, उसका कोई सी, तो उसका आप एनालिसिस कर देंगे, दैट्स इट। ये कैसे पता चलेगा किस शीट का क्या एनालिसिस करना है? तो आप लोगों को पता होगा। सर ये टेस्ट हम खुद लगाएंगे? हाँ, और मैंने लगा के देखना है वहाँ पे टेस्ट। सर जैसे असाइनमेंट में आपने टेस्ट लगाए थे, हमने उससे डाटा से आंसर्स किए थे क्वेश्चन। ठीक है, वो असाइनमेंट में इससे लगाए थे, तब तक आपने ये टेस्ट पढ़े नहीं थे ना आप पढ़ लिए। सर अगर लगाने ही ना आए फिर क्या करेंगे? तो उसका आसान है कि आप घर जाके इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर सुना क्या आपने जो वीडियोस की हैं, सर आप उसमें इतनी स्पीड से क्लिक करते हैं कि बंदा सोचता है कहाँ पे तो वीडियो में उसमें पॉज करने की ऑप्शन होती है। सर शीट्स यही होता है, यही है। अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरी शीट नहीं सिलेक्ट कर लूंगा। सर ऐसे आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये ठीक है। शीट तो 2 मिनट में बनेगी। नहीं सर सही है, ठीक है। हाँ, मीडियन और क्वार्टर रिपोर्ट करना है। आगे अब आप देखेंगे कि इसका मीडियन रिपोर्ट करेंगे, मीडियन किसमें, लेकिन अभी आप देखिए मीडियन किसका रिपोर्ट करेंगे ना, या आपको टोटल का रिपोर्ट करना पड़ेगा, या उसका रिपोर्ट करने या 6 मंथ का रिपोर्ट करना, वैसे इसमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग आती नहीं करती इसमें, क्योंकि हम मीन डिफरेंस तो रिपोर्ट कर ही नहीं रहे। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो, सर इसमें हम क्या रिपोर्ट करेंगे? मीडियन रिपोर्ट करेंगे। मीडियन अब आप देखिए, मीडियन आपको 3 रिपोर्ट करने पड़ेंगे, आपको बेसलाइन का भी मीडियन रिपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको मीडियन लिखना पड़ेगा। मीडियन कितना है 20, और 20 के बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज है, दैट इज ये कितनी वैल्यू लिखी हुई 29.0 और उसके बाद है 13.03। ये बेसलाइन का है, मीडियन प्लस इंटर क्वार्टाइल रेंज, इस तरह आपको 1 मंथ का भी लिखना है और 3 मंथ का भी लिखना है। सर जो 50th होता है वो बेसलाइन मीडियन है, मीडियन 50 मैंने ये पढ़ा है, ये वैल्यू किसकी पढ़ी बेसलाइन, फिर ये वैल्यू किसकी है 1 मंथ पे भी है, ये वैल्यू किसकी है। हम जो टेस्ट लगा रहे हैं वो एक्चुअली इन सब पे लग रहा है, इन सब पे लगा के वो ये टेस्ट लग रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ से जब आपने शुरू किया यहाँ लगा है डिफरेंस। सर ये आपने ये भी बेसलाइन 20, 29 और 13 ये क्या लिखा है? मीडियन, मीडियन हम टेस्ट कौन सा लगा रहे हैं नॉन पैरामीट्रिक, तो मीन तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे मीडियन। मीडियन क्या है, मैंने ये 2 चीजें मैंने लिखी, ये 75th परसेंटाइल है, ये Q3 ऐसे हम कहते हैं, और ये कौन सा है 25th Q1, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी हम मीडियन रिपोर्ट करेंगे तो मीडियन का रूल है मीडियन ब्रैकेट Q3 Q1, ठीक है सर। ये इसका रूल है, हमने बताना है कि मीडियन किस रेंज में पड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा ये भी क्लियर हो गया है इसको। अब आते हैं एक और टेस्ट की तरफ। सो फ्राइडमैन भी हो गया, ये सारे आप करेंगे आप खुद। अब मैं आपको लेके आता हूँ इस पे।
ये देखिएगा, ये डाटा है मेरे पास। पहले तो आपको थोड़ी सी शीट रीड करनी भी आनी चाहिए ना। ये डाटा है मेरे पास कितना, 300। 300। कोई भी शीट आपको मिले, चाहे आपसे डिसिप्लिन से लिंक भी ना हो, तो आपको पहले तो थोड़ा सा उसको रीड आउट तो करना है। ये 300 का डाटा है। अगर इसमें वेरिएबल्स चेक करूँ तो कितने, 9 है। इसमें से कितने वेरिएबल्स कैटेगोरिकल हैं और कितने कंटिन्यूस हैं? सारी सर स्केल पे है तो मतलब सारे कंटिन्यूअस। सारे स्केल पे नहीं है, स्केल जरूरी नहीं है, की क्या है, कैटेगरीज वैल्यूज हैं। वैल्यू। वैल्यूज में किसी में भी कोई नन नहीं लिखा हुआ। नन लिखा होता है, इसका मतलब है कि उस आपने वेरिएबल को ओपन एंटर किया हुआ है। ओपन का मतलब है अपनी मर्जी से वैल्यू एंटर की हुई है। इसमें तो सबकी कैटेगरीज हैं, आप देखें सबकी कैटेगरीज में कितनी है, 5। टेक्निकली 6 है, 0 को काउंट करें तो 6 कैटेगरीज हैं। सबकी 6 कैटेगरीज हैं। ये क्वेश्चनर है एक्चुअली। उस क्वेश्चनर के अंदर 9 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के अंदर 6 कैटेगरीज हैं। उस पे लोगों की ये रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप ये चेक करके बताएं कि इन क्वेश्चनियर का क्रॉनबेक अल्फा कितना है। हम अब रिलायबिलिटी वाले पे आ रहे हैं, तो हम क्या चेक कर रहे हैं इसका, क्रॉनबेक अल्फा। क्रॉनबेक अल्फा नॉर्मली किसका होता था, क्वेश्चनियर्स का होता था, इन्वेंट्रीज का होता था। तो ये भी देखिए क्वेश्चनियर, तो इसका क्रॉनबेक अल्फा यूज होता है। अच्छा, ये आपको करने का फायदा क्या होता है, इसके आपको 2-3 फायदे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। काम आप देखिए, आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, एक्चुअली सिर्फ हमारा जो डिफरेंस आता है कि हम उसको किसी अच्छे जर्नल में क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकते, हम उसकी रिपोर्टिंग सही नहीं कर रहे होते। अब आपने जो क्वेश्चनर यूज किया नॉर्मली वो किस लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में। तो हम पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये हमारी पॉपुलेशन के लिए अंडरस्टैंडेबल था, कॉम्प्रीहेंसिव उसकी थी, कॉम्प्रीहेंड कर सका उसको। जाहिर है जब वो पढ़ेगा उसको समझ नहीं पाएगा तो उसकी जो डाटा वो दे रहा है तो वो भी इनएक्यूरेट होगा। तो इस चीज का आसान हल क्या है कि या तो मैं इस क्वेश्चनियर को किस में यूज करूं, उर्दू में, तो समझ आएगी, लॉजिक क्लियर होगी। अगर ये उर्दू में भी अवेलेबल नहीं है, ये चले मान लिया उर्दू में भी अवेलेबल है, फिर भी मुझे ये तो डर रहेगा कि क्या ये मेरी पॉपुलेशन जनरल पॉपुलेशन है, उसने ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग में ये सब कुछ ठीक भी था। तो मेरे पास सिर्फ डाटा है, मैंने आपने आपने 500 का डाटा लिया हुआ, क्वेश्चन फिल करवाया, डाटा तो है। आप उस डाटा पे सिर्फ एक चीज टेस्ट रन करके देख लें, उसका क्रॉनबेक अल्फा। अगर क्रॉनबेक अल्फा बहुत अच्छा आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन ने उसको बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया। सिर्फ ये आपने रिपोर्ट करें, डाटा है आपके पास। नॉर्मली क्या होता है कि हम डाटा आता है उस पर ये टेस्ट लगा के सारा खत्म करते हैं, इस पे लगा दिया, डिस्क्रिप्टिव बता दिया, ये हो गया वो हो गया सारा खत्म। हालांकि वही चीज आपके पास है, वही डाटा, कोई अलग से नहीं इकट्ठा करना, यही डाटा है। अब इसके हम लगाते हैं रिलायबिलिटी का एनालिसिस। सबसे पहले आप एनालाइज में चलते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है रिलायबिलिटी स्केल में, यह है रिलायबिलिटी एनालिसिस। इसको आप क्लिक करते हैं और आपके ये सारे क्वेश्चंस सिलेक्ट करके आप इसको आइटम्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मॉडल इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है अल्फा, और हम स्टैटिस्टिक्स में जाएं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे आइटम का डिस्क्रिप्टिव चाहिए, स्केल चाहिए, स्केल इफ आइटम इज डिलीटेड चाहिए, इंटर आइटम कोरिलेशंस चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी। ठीक है, मुझे बाकी और कुछ नहीं चाहिए और मुझे आईसीसी अभी नहीं चाहिए, वो मैं बात की बात पे रखता हूँ। इसको कंटिन्यू करता हूँ, ओके करता हूँ। अब जो मेरे पास एनालिसिस अभी है, मेरे पास टोटल 300 का डाटा है, एक्सक्लूडेड इसमें से कोई नहीं किया मैंने। इन 300 का 9 आइटम्स में से जो क्रॉनबैक अल्फा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 755, 0.755। क्रॉनबैक अल्फा गुड है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब इसको आगे इंटरप्रेट करते हैं। ये आपने वैल्यू अब याद रखनी है, कितनी है, 0.755। ये क्रॉनबैक अल्फा की टोटल 9 क्वेश्चंस की वैल्यू है फॉर अ डाटा ऑफ 300, 300 का डाटा है। ठीक है, ये उसने हर आइटम का भी बता दिया कि हर आइटम में पेन, एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है सर।
मैं कह देता हूँ सर। ओके सर, ओके, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, ये उनका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आता है इंटर आइटम कोरिलेशन। इंटर आइटम कोरिलेशन में ये था कि हर आइटम का आपस में कोरिलेशन आ रहा है, और इसके लिए रूल था कि अगर अच्छा क्वेश्चनियर, अगर आप क्रॉनबेक अल्फा अच्छा चाह रहे हैं तो इंटर आइटम कोरिलेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.5 से ग्रेटर आनी चाहिए नॉर्मली। सो इसमें आप कोई भी वैल्यू उठा के देख लें तो 0.5 से बड़ी नहीं है, 0.5 से बड़ी नहीं है वैल्यू। इसका मतलब है कि ओवरऑल आपके क्वेश्चनियर में कोई मसला है ओवरऑल, कि किसी भी आइटम की कोई भी वैल्यू में कोई अच्छा कोरिलेशन नहीं आ रहा, क्योंकि ये फेक डाटा है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब आते हैं आइटम टू टोटल स्टैटिस्टिक्स। 0.05 या 0.5? 0.5 आइटम टू टोटल स्टैटिस्टिक्स में मेरे पास इंपॉर्टेंट जो था वो लास्ट कॉलम था। वो लास्ट कॉलम कौन सा था? क्रॉनबेक अल्फा इफ आइटम इज डिलीटेड। सो आपने वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू कितनी थी? 755, ठीक है। सो पहला आइटम है, अगर मैं डिलीट कर दूं पेन इंटेंसिटी, तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.757। बहुत माइनर डिफरेंस है और इंक्रीज हो रहा है, बहुत माइनर से इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ये आइटम बीच में रहे तो फिर इनफ है। अगली वैल्यू देखें कितनी है? 33। कम हो रहा है, कोई इतना फर्क नहीं है। कोई सिंगल पॉइंट का फर्क तो नहीं पड़ा ना कि वो 7 से 8 हो गया हो। ओवरऑल मैं सब में देखूं तो कोई इतना कोई खास डिफरेंस। सो इसमें कोई ऐसा आइटम भी नहीं है कि मैं उसको डिलीट कर सकूं, कोई ऐसा आइटम प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है जो मेरे क्रॉन बाय अल्फा को नीचे ला रहा है। सो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया, लेकिन ओवरऑल इस क्वेश्चन की रिलायबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। सो दिस इज हाउ क्रॉनबेक अल्फा इज डन। क्लियर हो गया? सर क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 के पास होनी चाहिए, 1 होनी तो चाहिए, तो 1 होनी तो 1 के पास चाहिए, लेकिन 1 हो नहीं सकती, वो तो हाइपोथेटिकल बन जाती है। इंटेंसिटी में 1 है इसकी सबसे ऊपर। वो पेन इंटेंसिटी का, जब पेन इंटेंसिटी के साथ कोरिलेशन होगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये देखें, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये सारा 1 आ रहा है ना। ये 1 क्यों आ रहा है? स्टैंडिंग के साथ ही 1 है, वो तो सेम के साथ जब सेम हो तो 1 ही आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यूज पढ़ लेंगे, नीचे या वाली इस डायगोनल से ऊपर पढ़ रहे हैं, इस डायगोनल के नीचे पढ़ रहे हैं, वैल्यू देखिए। कोई भी चीज। हाँ तो ठीक है, मैंने कब कहा, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन भी तो फेक है ना, डाटा मैंने रैंडम डाला हुआ है इसमें। जब आप रैंडम डालते हैं तो इस मामले में आप इसको नहीं कर सकते। तो सर इसको लिखेंगे कैसे? क्या? वो देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इस तरह से बस डायरेक्ट आप क्रॉनबेक अल्फा लिखेंगे, सिर्फ उसकी वैल्यू बस। क्रॉनबेक अल्फा की तो ये इतनी ज्यादा वैल्यूज है। वो तो है डिलीट होने के बाद ना, इससे तो मुझे ये देखें, आप समझ नहीं रहे, ये है टोटल क्रॉनबेक अल्फा। एक तो है टोटल 9 क्वेश्चंस का। अब ये वो क्रॉनबेक अल्फा है, ये वाला, ये जो वैल्यू आ रही है, ये पहला आइटम डिलीट कर दिया है, तो कितने क्वेश्चंस का हुआ? 8 का। पहला आइटम डिलीट हो गया, पीछे कितने क्वेश्चंस बचे? 8। उस 8 का क्रॉनबेक अल्फा ये लिखा हुआ है, ऊपर देखना क्रॉनबेक अल्फा इफ आइटम इज डिलीटेड। इससे मुझे ये फायदा हो रहा है कि ये आइटम डिलीट करने से मैं ये चेक करूं मेरा क्रॉनबेक अल्फा बढ़ तो नहीं रहा। अगर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये आइटम के होने से मेरा क्रॉनबेक अल्फा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस आइटम को बीच क्वेश्चन के बीच में नहीं होना चाहिए, ये आइटम प्रॉब्लमेटिक है। कोई भी नहीं निकला, कोई भी नहीं निकला। सर ये वही वाली बात है ना, वो जो आपने कहा कार वाला एग्जांपल बताया था ना, उसमें आपने वो डेली आइटम्स का क्वेश्चन था, उसमें एक आइटम था कार, बाकी सारे आइटम्स आपस में कोरिलेट हो रहे थे। कार का कोरिलेशन भी बहुत पुअर था, और कार का अगर मैं क्रॉनबेक अल्फा उसको डिलीट करके निकालूं तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इसका मतलब एक वाला आइटम बीच में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में भी तो ऐसे होते हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन तो नहीं होता, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन जो कि मिलके एक एस्पेक्ट को मेजर कर रहे हैं। तो सर हम इसकी जो वैल्यू है वो वाली लिखेंगे 0.755 टोटल वैल्यू ऊपर वाली। वो सर ये ऑलरेडी आपने डाटा डाल दिया है ना, सपोज मैं से डिलीट करना चाहूँ, गलती से उसे गलत डाला दिया है, मैं डिलीट नहीं करना चाहूँ, कैसे करूँ? सर मुझे तो पूरी शीट रिमूव करनी पड़ेगी। नहीं, क्या मतलब? मैंने गलती से गलत टेस्ट करवा लिया है, हाँ, मुझे बैक करनी है, ये शीट को ब्लैंक करना है। एक मिनट, 7 नहीं है, वेस्ट कर दूँगी। नहीं, वही शीट उसी शीट में है।
कब कह रहे थे? आ रहा हूँ।